हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीएमसी थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी कुशवाहा आज आपके लिए लेकर के आया हूं बेसिक साइंस। तो आज का बेटा जी टॉपिक हमारा है बेसिक साइंस। क्या है? बेसिक साइंस। बेसिक साइंस। तो बेसिक साइंस में हमें बहुत सारी चीजें अभी आज देखनी है, बहुत कवर करेंगे। हालांकि ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, आपको लगेगा कि अरे ये तो क्या है, क्या ही बोलूं मैं, है ना। लेकिन यही चीजें जो है आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं, लाभदायक है, बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल होने वाली हैं। चाहे वो आप 9th से लेकर के 12th तक कहीं भी आप जो है साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उस समय जो है हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें बेकार लगता है कि जब इतना सारा पूरा मेहनत करके क्वेश्चन को पूरा ड्राइव किया, पूरा सॉल्व किया और एक लास्ट में छोटी सी चीज में अटक गए, तो उस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। तो उन छोटी छोटी चीजों में हम गलती ना करें, उन सब चीजों को पहले हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में पूरी बेसिक को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा कंटेंट रहने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तत्वों का ज्ञान। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है तत्वों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता लगाना कि कौन से तत्व में, कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे अणुभार निकालना, अणुभार निकालना, या फिर इसको अणुभार न करके यहाँ पे सीक्वेंस कर लो, सूत्र बनाना। क्या सीखेंगे? सूत्र बनाना। और उसके बाद फिर हम सीखेंगे अणुभार निकालना, अणुभार निकालना। इसके बाद हम सीखेंगे ऑक्सीजन संख्या निकालना कि कोई आपको कंपाउंड दिया गया है, उसकी ऑक्सीजन संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन संख्या निकालना। इसके बाद हमको सीखना है ऑक्सीजन संख्या के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। इसके बाद हम जो सीखेंगे तो वो सुन करके आप लोग हिल जाइएगा, पबजी खेलेंगे। क्या खेलेंगे? पबजी। बोले सर ये क्या है, पबजी खिलवाओगे? जी सर, पबजी खेलेंगे, पबजी निकालना। क्लियर है? तो इतने कंटेंट हमको इसमें पूरे करने हैं, इतने टॉपिकों के बारे में हमको जो अध्ययन करना है। और मेरा मानना है कि यदि ये सारे के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए तो जो छोटी छोटी सी परेशानियां, जो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करने में और इक्वेशन बनाने में, जैसे 10th में पहला चैप्टर ही इक्वेशन वाला, तो इक्वेशन बनाने में, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में, तो जो समस्याएं आती है वो शायद समस्याएं अब ना आएंगी इतने टॉपिक पढ़ने के बाद। तो देखिए एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे तत्वों का ज्ञान। सबसे पहले हम दो देखने वाले हैं तत्वों का ज्ञान। तो हम कुछ इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम, दो कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे तत्व का नाम, तत्व का नाम। इसके बाद संकेत, संकेत। इसके बाद परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसके बाद देखेंगे परमाणु भार, परमाणु भार। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें हमें देखना है। तो यदि पहले तत्व की बात करें तो तत्वों का ज्ञान क्या है कि जो हम तत्व पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हमें सीक्वेंस से इनको सीखना है। इसके बाद फिर इसमें आवर्त सारणी में बताऊंगा आपको, आवर्त सारणी में कैसे व्यवस्थित होते हैं, कौन कहां पर मिलेगा, तो इनके बारे में हम सीखेंगे। अभी थोड़ा सा हमको सीक्वेंस पता करने की, थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
इसका संकेत होता है H, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 ही होता है। इसके बाद हीलियम, संकेत होता है He, क्रमांक होता है 2, भार हो जाता है 4। इसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का संकेत हो जाता है Li, क्रमांक 3, भार 7। इसके बाद बेरिलियम, बोरान, तो बेरिलियम का हो जाएगा आपका B, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 4 और परमाणु भार हो जाएगा आपका 8। बोरान का संकेत हो जाएगा B, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 5 और आपका भार हो जाएगा 10। इसके बाद आता है आपका कार्बन, कार्बन का हो जाएगा C, परमाणु क्रमांक 6, 12। ठीक है। फिर इसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N, परमाणु क्रमांक 7, भार हो जाएगा 14। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O, परमाणु क्रमांक 8, भार हो जाता है 16। इसके बाद आ जाता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का हो जाएगा F, परमाणु क्रमांक 9 और भार हो जाएगा आपका 19। इसके बाद आ जाता है आपका नियॉन, नियॉन का हो जाएगा Ne और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 10, परमाणु भार हो जाएगा 20। ठीक, इसी प्रकार से हमें सारे के सारे कम से कम लगभग 50 तत्वों को लर्न करना ही करना है। 50 तक के सभी तत्वों के नाम आने चाहिए और परमाणु क्रमांक आने चाहिए, संकेत आना चाहिए और भार भी आना चाहिए। एक कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से भी पूछ दे तो हमें ये सब चीजें लर्न होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा जितना मैंने कंटेंट लिखा था उस कंटेंट में से जो लर्न करने वाली चीज है वो सिर्फ ये है, तो इसको आप सीख लीजिएगा कि किसका कौन नाम होता है। जैसे हाइड्रोजन का नाम, उसका संकेत क्या है, क्रमांक क्या है, भार क्या है। हीलियम, जैसे हीलियम He होता है, क्रमांक 2 है, भार 4 हो जाएगा। लिथियम, तो लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो है संकेत Li हो जाएगा, क्रमांक 3, 7 हो जाएगा। इसका भार बेरिलियम का जो है B हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 4 और भार हो जाएगा 8। बोरान की यदि बात करें तो बोरान का हो जाएगा संकेत B और 5 इसका क्रमांक हो जाएगा, 10 इसका भार हो जाएगा। कार्बन की यदि बात करें तो कार्बन का C हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार हो जाएगा 12। नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका जो है N और 7 और 14 इसका भार हो जाएगा। ऑक्सीजन, इसी तरीके से हमें कम से कम 50 तक के तत्वों के भार सीखने हैं। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा आगे बात कर लें। इसके बाद आता है अगला तत्व आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसके बाद हो जाएगा आपका क्लोरीन। इसके बाद हो जाएगा आपका आर्गन। इसके बाद हो जाएगा आपका पोटेशियम। इसके बाद हो जाएगा आपका कैल्शियम। सोडियम का संकेत हो जाएगा आपका Na, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11, भार हो जाएगा 23। मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 12, इसका भार हो जाएगा 24।
एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का संकेत हो जाएगा Al, परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु भार हो जाएगा इसका बेटा 27। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का संकेत हो जाता है Si, परमाणु क्रमांक 14 और इसका जो है भार हो जाएगा 28। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का संकेत P होता है, परमाणु क्रमांक आपका हो जाएगा 15, भार की बात करें तो इसका भार 31। ये जो भार हम लिख रहे हैं बेटा ये औसतन लिख रहे हैं, एवरेज अप्रॉक्स मान के लिख रहे हैं, क्लियर है, एक्चुअल नहीं है। सल्फर का S होता है, सल्फर इसका क्रमांक हो जाएगा 16 और इसका भार हो जाएगा आपका 32। क्लोरीन का होता है Cl संकेत और क्रमांक हो जाएगा 17, इसका भार हो जाता है 35.5। आर्गन की बात करें तो आर्गन का संकेत हो जाता है Ar, इसका 18 हो जाएगा, इसका भार हो जाएगा 40 लगभग। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का K होता है, परमाणु क्रमांक 19 और भार हो जाएगा इसका बेटा जी 39। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का संकेत Ca हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा 20 और भार हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से अभी हम जो है इसका 20 तक ही देख रहे हैं और आगे की जो है मैंने आगे आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा इस पे, है ना। तो PDF में जो है आपको पूरे के पूरे सारे के सारे 118 तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अभी इस तरीके से हम लिखेंगे सभी के सभी तो टाइम ज़्यादा होगा, है ना। फिर आप ही लोग करेंगे सर बोरिंग महसूस हो रहा है, तो है ना इंटरेस्टिंग के साथ वो सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कहानी का ट्विस्ट खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक के तत्वों को आपको सीखना है, अभी तक लगभग मैं कहूँगा 50 तक तो आपको सीखना ही सीखना है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने अगले टॉपिक की, तो फटाफट इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता लगाना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता लगाना बड़ा ही आसान है कि कौन से तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे तो हम पता लगाएंगे। तो बेटा जी थोड़ा सा हम कुछ मीनिंग लिख लें। तो मैं जब भी लिखूं P मतलब आपको समझ जाना सर प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, क्लियर, और E मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद Z आपका होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। इसके बाद यदि हम आगे बात करें A मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान, क्लियर है। A मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये कुछ मीनिंग हमें जानना है, उसके जो प्रदर्शन है हमेशा P से प्रोटॉन को प्रदर्शित करेंगे, N से न्यूट्रॉन को, E से इलेक्ट्रॉन को, Z से परमाणु क्रमांक को, A से परमाणु द्रव्यमान, क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था कि प्रोटॉनों की संख्या का पता लगाना। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रोटॉनों की संख्या का पता लगाना। प्रोटॉनों की संख्या का पता लगाना। बेटा प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? प्रोटॉनों की संख्या का पता लगाना कि कौन से परमाणु या तत्व में कितने प्रोटॉन होंगे, उसका हम कैसे पता लगाएंगे। बड़ा आसान है, देख लीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले कोई भी एटॉमिक तत्व को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए मान लीजिए ए कोई परमाणु तत्व है, तो हमेशा उसके पैरों में, तो इसके पैर होंगे तो हमेशा पैरों में उसकी लिखा जाएगा उसका क्रमांक, और उसके सिर पे हमेशा उसके सिर पे लिखा जाएगा उसका भार। क्या लिखा जाएगा? सिर पे उसका भार। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम को ही ले लेते हैं, तो सोडियम का भी थोड़ी देर पहले हमने देखा उसका क्रमांक लिखा था 11 और इसका भार कितना लिखा था? भार लिखेंगे 23। कितना लिखेंगे? 23। क्लियर है।
तो इस तरीके से हम जो है परमाणु को प्रदर्शित करेंगे उसके क्रमांक और भार के साथ। क्लियर है। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि प्रोटॉनों की संख्या कैसे पता लगाएंगे। तो बेटा प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो मैं कहूंगा कि प्रोटॉनों की संख्या हमेशा P बराबर Z होता है। मतलब P बराबर Z होता है। मतलब परमाणु का जो क्रमांक होगा या क्रम संख्या होगी, परमाणु का जो क्रम संख्या होगी यानी क्रमांक होगा, क्रम संख्या यानी क्रमांक जो होगा वही उसका क्या होगा, वही उसके प्रोटॉन होंगे, वही उसके प्रोटॉन होंगे। क्लियर है। मतलब जो उसका परमाणु क्रमांक है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉनों की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होती है कि जो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक है, जितना भी परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांकों के नंबर के बराबर उसके प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें, तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि P हमेशा किसके बराबर रहेगा, Z के बराबर होगा। क्लियर है। या Z बराबर P या P बराबर Z। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की बात कर ले, तो मैग्नीशियम का क्रमांक कितना था, 12, भार कितना था, 24। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संख्या यानी Z कितना है। Z इसके लिए हो जाएगा 12। तो इसके लिए परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भाई, हमने देखा कि Z बराबर में P, तो इसके लिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर है। मतलब जो परमाणु का क्रमांक है वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी। कोई सा भी आपका आवर्त सारणी में कोई सा भी परमाणु या तत्व हो, उसका जो क्रमांक होगा वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी। क्लियर है। अब हम बात करते थोड़ा सा आगे। प्रोटॉनों की संख्या पता करना हमने सीख ही लिया है। इसके बाद देख लेते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या निकालना तो आप सीख ही चुके होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। न्यूट्रॉनों की संख्या का पता लगाना। क्लियर है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि A बराबर P प्लस N। मतलब परमाणु जो भार होगा किसी उसका परमाणु का यानी किसी तत्व का जो परमाणु भार होगा वो किसके कारण होता है, उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो हमने निकालना सीख लिया है। परमाणु भार हमको लर्न करना है या नहीं लर्न करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, ये प्रोटॉनों की सीखे, न्यूट्रॉनों की और सीखे ले रहे हैं, तो दोनों की संख्या को हम योग करके उसी परमाणु का, तो उसका उस परमाणु का कहलाएगा उसका भार। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का क्रमांक कितना था, 12, भार था इसका 24। तो इसके लिए हमने अभी देखा था Z कितना था, 12 था। मतलब जो Z है वही P है। मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतनी प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार क्या है इसका, परमाणु भार है बेटा जी इसका 24। ठीक है। तो हम अब ये वाला सूत्र फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। तो A बराबर में P प्लस यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाएगा, उसका परमाणु भार। तो हमें चूंकि दे रखा है परमाणु भार कितना 24 है, प्रोटॉनों की संख्या हमने इसमें देख ली है कितनी है, 12 है और N। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 12 बराबर में N। मतलब N की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो मतलब इसके पास हमें क्या मिल गई, न्यूट्रॉन भी मिल गए और प्रोटॉन भी मिल गए। बोलो जी कठिन है क्या, कठिन है क्या, आसान है। बस इसको आराम से पूरे ध्यान पूर्वक सुनते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, बस आसान है। क्लियर है। फटाफट इसको भी नोट कीजिए, तो अपने अगले टॉपिक पे बात करें। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना। तो अभी तक हमने सीखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का पता लगाना। इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना। अब यहाँ पर कहानी में आएगा ट्विस्ट, यहाँ पर कहानी में आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट कहानी में यहाँ कि यहाँ पर हमें जो है 3 कंडीशन सीखनी है, 3 कंडीशन सीखनी है। इस पहली कंडीशन है उदासीन, 3 शब्दों का मीनिंग सीखना, उदासीन। दूसरा शब्द है धनायन या धनावेश, धनायन। तीसरा वर्ड है ऋणायन, तीसरा वर्ड है ऋणायन। तो धनायन, उदासीन, ऋणायन क्या कहलाते हैं तो समझिएगा। उदासीन वह अवस्था होती है जब किसी परमाणु पर कोई भी प्रकार का आवेश ना हो। उदासीन वह अवस्था होती है कि जब किसी परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश ना हो तो वो कहलाती है उदासीन अवस्था। सर कैसे पहचानेंगे? जैसे एग्जाम्पल में देख लो भाई यार, जैसे सोडियम को लिखा है, इसके आसपास आपको कोई धनायन यानी ऋण या माइनस का प्लस का चिन्ह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब वो कैसा है? उदासीन है। जैसे मैग्नीशियम की बात करें, एल्यूमिनियम, कोई भी XYZ कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके आसपास ऊपर नीचे कोई भी चिन्ह ना आपको मिले, कोई भी चिन्ह ना मिले, मतलब वो कैसा है? उदासीन अवस्था। सीधा सा तरीका है समझने का। उदासीन अवस्था मतलब वह अवस्था कहलाती है कि जब कोई भी परमाणु या तत्व अपना ना तो धनायन बनाए हुए होता है ना ऋणायन बनाए हुए होता। बात क्लियर है क्या? तो धनायन सर क्या होगा? उदासीन समझ में आया? उदासीन मतलब जब उसके आसपास कोई भी प्रकार का आपको प्लस माइनस का चिन्ह ना मिले तो वो कहलाएगा आपका उदासीन। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं धनायन। सिंपल है यार, इसके नाम में ही छुपा हुआ है धन प्लस आयन, जिसके पास धन का चिन्ह हो, धन यानी प्लस का चिन्ह हो। जैसे एग्जांपल में बात करें, सोडियम प्लस Mg+2, एल्यूमिनियम +3, कैल्शियम +2, पोटेशियम +1। मतलब इनके ऊपर देखो आपको आवेश मिल रहा है। कौन सा आवेश मिल रहा है? धनायन आवेश मिल रहा है, धन का आवेश मिल रहा है। तो मतलब ये क्या होंगे? धनायन होंगे। अभी सिर्फ कंडीशन जानते जाओ, धनायन ऋणायन का मीनिंग क्या होता है। उदासीन का मीनिंग मतलब इस पर कोई भी प्रकार का आवेश ना हो, उदासीन हो जाएगा। धनायन का मीनिंग, धनायन जब इसके पास धन का चिन्ह, धनात्मक आवेश बनाया हुआ हो तब कहलाएगा ये धनायन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऋणायन की। तो ऋणायन क्या होता है बेटा जी? ऋणायन का मतलब होता है कि जब उसके पास कोई भी मतलब जो है ना धन का चिन्ह हो और चिन्ह किसका हो? ऋण का चिन्ह हो। सॉरी, ठीक है, जब उसके पास कोई भी ऋण का चिन्ह हो तो वो कहलाएगा ऋणायन। कोई भी ऋण का चिन्ह हो तो वो कहलाएगा ऋणायन। क्लियर है? कोई भी ऋण का चिन्ह हो तो वो कहलाएगा ऋणायन। सीधा सा कंसेप्ट है, क्लियर सा कंसेप्ट है। यदि जिसके पास कोई भी प्रकार का आवेश ना हो वो कहलाएगा उदासीन, जिसके पास धन का चिन्ह हो वो धनायन कहलाएगा, जिसके पास ऋण का चिन्ह हो वो कहलाएगा ऋणायन। क्लियर है? क्लियर? ये तीनों शब्दों का मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको अच्छे से सीखना है। पहली कंडीशन है कि जब परमाणु उदासीन अवस्था में हो, जब परमाणु उदासीन अवस्था में हो या उदासीन हो तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बेटा जी याद रखना कि जब कोई परमाणु उदासीन अवस्था में होता है, उदासीन होता है मतलब कोई भी प्रकार का उस पर चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उस टाइम पीरियड में उस परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कहें तो जो उसके पास प्रोटॉन होंगे वही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जब परमाणु उदासीन हो तो इस कंडीशन में Z बराबर P और P बराबर होता है E। मतलब तीनों एक ही चीज होती है, तीनों मतलब बराबर होती, तीनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। मतलब देखती एक नाम तीन।
व्यक्ति एक नाम तीन हो जाएंगे। कब? जब वो उदासीन होगा। क्लियर है? कैसे? जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। परमाणु भार 24। तो इसमें जो है इसका जेड यानी परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 12। इसके पास प्रोटॉन, क्योंकि हमने लिख रखा है उदासीन, जो जितने प्रोटॉन उतने ही उसका परमाणु क्रमांक, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है क्या? मतलब व्यक्ति एक नाम तीन, व्यक्ति एक नाम तीन, मतलब संख्या सेम रहेगी बट नाम अलग अलग रहेगी। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो हमने निकालना सीखा ही था। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? इस पर लगा देंगे यहाँ पर n बराबर में a माइनस पी, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। मतलब यहाँ पर इस केस में जो है मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 12 ही इसका परमाणु क्रमांक है। क्लियर है? पहली कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि जब परमाणु धनायन अवस्था में हो, जब परमाणु धनायन अवस्था में हो, जब परमाणु धनायन अवस्था में हो। इस कंडीशन में क्या करना? बड़ा आसान है। जब परमाणु धनायन अवस्था में हो तो जितना धनायन, मतलब जितना उसके ऊपर धन का आवेश है, जितना उसके ऊपर धन का आवेश होता है, उस धन के आवेश को उसके प्रोटॉनों में से घटा दो, उस धन के आवेश को उसके प्रोटॉनों में से घटा दो, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नहीं समझ में आया? जब परमाणु धनायन अवस्था में होता है तो जितना उसके ऊपर धन का आवेश होता है, धन का चार्ज होता है, आयन बनाए हुए होते हैं, उसको प्रोटॉनों की संख्या से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे? इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में धनायन यानी धन आवेश को, धन आवेश को, धन आवेश को प्रोटॉनों की संख्या से माइनस कर देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या से घटा देते, घटा देते। क्लियर है? मतलब कैसे? यहां पर ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए, फिर से एग्जाम्पल के तौर पर ले लें Mg+2। अब बार बार नहीं मैं लिखूंगा, ठीक है? अब मैग्नीशियम पर, इस पर परमाणु क्रमांक क्या है? 12 है। प्रोटॉन कितने हैं? 12 है। और इसका एटॉमिक मास कितना है? 24 है। और इस पर न्यूट्रॉन कितने हैं? वो न्यूट्रॉन भी 12 ही है। अब हमें सर इलेक्ट्रॉन पता नहीं है। बेटा जी इलेक्ट्रॉन बड़ा आसान है। हमने क्या लिखा कि जब कोई धनायन अवस्था में हो परमाणु या तत्व, तो उसका जो उसके ऊपर जितना धन का आवेश है, धन का आवेश मतलब यहाँ पे देखो धन का आवेश क्यों आता है कि जितना, मतलब धन का आवेश +2 है, मतलब इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन खोते हैं उतना ही इस पर आवेश आ जाता है। हम आवेश लिख देते हैं। ये बता रहा कि ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। क्लियर है? अब निकाल देगा तो जाहिर सी बात है उसमें से संख्या घटी ही होगी, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, संख्या को घटा देते हैं। तो अभी इसके पास प्रोटॉन हम मान लेते कितने हैं? 12 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। और इसमें से क्या करना है? इसका आवेश कितना है? 2 है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 में से 2 गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर है क्या? न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 12। समझ में आया? समझ में आया? तो फटाफट नोट कर लीजिए, समझ में आया हो। इसके बाद अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है। ये बेटा जी सेकंड कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी, ठीक है? अगली कंडीशन है तीसरी कंडीशन कि जब परमाणु ऋणायन अवस्था में हो, ऋणायन अवस्था में,
तो भैया ऋणायन अवस्था में होगा। ऋणायन अवस्था में कब होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो जब परमाणु ऋणायन अवस्था में हो तो इस अवस्था में जो उस पर ऋण का आवेश होगा, क्या होगा बेटा जी, जो उस पर ऋण का आवेश होगा, उस ऋण के आवेश को प्रोटॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ देते हैं। और ऋण का चिन्ह कब आता है, किसी भी तत्व पर या परमाणु पर ऋण का चिन्ह तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। मतलब वो ये बता रहा है इसने दूसरे से इतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं जितना उस पर ऋण का चार्ज है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन -2, मतलब अब इस केस में ऋणायन के केस में क्या करना है बेटा जी, जितने प्रोटॉन होंगे उसमें जितना भी उस पर ऋण का आवेश है, मतलब इस पर कितना है -2 ऋण का आवेश है, 2 माइनस है, तो उसको हम प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ देंगे। मतलब ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं, इसको जरूरत थी अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो इन्होंने जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे से उधार ले लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, मतलब ले लिया है, तो उसके पास क्या होगा, प्रोटॉनों में, तो उसके पास क्या होगा, ऐड होगा, है ना। तो वही तो लिखा है कि इसके प्रोटॉनों की संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसकी जानकारी देख लें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 होता है, तो प्रोटॉन भी जाहिर सी बात है 8 हो जाएंगे। न्यूट्रॉनों की यदि बात कर ले तो न्यूट्रॉन भी इसके पास कितने हो जाएंगे, n बराबर में a-p, तो इसके लिए जो है a का वैल्यू होता है 16 और p की वैल्यू 8 है, तो 8 है, मतलब 8 में से 16 गई, मतलब n बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है इसके पास 8 हैं। अब ऋण आवेश कितना है, 2 है, तो इसको क्या कर देना है, जोड़ देना। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, क्लियर है। तो आशा है कि तीनों कंडीशन आपको समझ में आए होंगे। मतलब आप जो है किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणुओं का जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या बेशक बेधड़क निकाल सकते हैं, चाहे आपको कोई भी प्रकार का परमाणु या कोई भी प्रकार का तत्व दे दिया जाए तो उसकी आप जो है कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो में जो है हम अगला टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे प्यारे से इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करिए और खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि जो ऐसे कमजोर बच्चे हैं जिनको अभी बेसिक का नॉलेज नहीं है, तो वो भी अपना इसको देख करके, वीडियो को देख करके सुन सके, समझ सके और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।